और देखिए इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। सर अभी अगर दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपसे समझने की कोशिश करूं सर, इसी से शुरुआत करते हुए, अभी बंगाल के अंदर सर 78% वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक का दिख रहा है। उधर तमिलनाडु में 70% वोटिंग परसेंटेज अभी नजर आ रहा है दोपहर 3 बजे तक का। अभी हालांकि सर महज हम कह सकते हैं कि 2.5 से 3 घंटे का वक्त बाकी है अभी, लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन इस वक्त सर नजर आती है वोटिंग परसेंटेज की, अगर हम बात करते हैं तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या इशारा करते हैं सर ये वोटिंग परसेंटेज? देखिए, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। देखिए, तमिलनाडु का जहां तक स्थिति है, तमिलनाडु में उतना कांटे का टक्कर तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। और तमिलनाडु में चूंकि जो बीजेपी है, बीजेपी वहां फाइट में भी नहीं है सरकार बनाने के लिए। लेकिन जहां तक बंगाल की बात है, अगर बंगाल में अगर आप देखेंगे तो बंगाल में कांटे का टक्कर है दोनों पार्टी के बीच में। और एक सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ इन्हीं दोनों पार्टी के बीच में डायरेक्ट फाइट है। न तो वहां पे आपको बीच में लेफ्ट नजर आ रहा होगा, न तो आपको वहां पे बीच में कांग्रेस नजर आ रहा होगा। तो वहां पे एक सबसे बड़ी चीज है कि जब कांटे की जब लड़ाई होती है, सीधा 1-to-1 बैक टू बैक फाइट है दोनों पार्टी के बीच में। और ज्यादा पोलिंग, देखिए हमको लग रहा है कि बंगाल में मतदान खत्म होते होते कहीं 84% के आसपास मतदान पहुंच नहीं जाए, क्योंकि दोनों पार्टी अपने अपने मतदाता को वहां पे बूथ पे पहुंचाने के लिए लगे हुए बहुत जोर शोर से, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और बाकी जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप देखेंगे कि पिछला इलेक्शन में जितना गोला बम बारूद मारपीट आपस में हुआ था बंगाल के अंदर, उतना इस बार इलेक्शन में नजर नहीं आ रहा है। छीटपुट घटना 2-4 आप छोड़ दीजिए, ये तो पिछला बार का आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जो आप हिंसा हुआ था। लेकिन बंगाल में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। आपको पता होगा कि पिछली बार ही बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ था। और हमको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी इस बार देखना चाहिए कि जब चुनाव खत्म हो जाए तो पोस्ट पोल चुनाव के बाद, यानी चुनाव के बाद किसी तरीके का हिंसा नहीं हो, चाहे किसी भी पक्ष के मतदाता हो, उनके साथ किसी भी तरीके का हिंसा जो है वो नहीं होना चाहिए। और इसके लिए चुनाव कमीशन को जो है नजर रखना चाहिए, क्योंकि पिछला बार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, आपको याद होगा बंगाल के अंदर। तो ये सब चीजें भी देखने वाली हो कि इलेक्शन खत्म होने के बाद बंगाल की स्थिति कैसी है। बिल्कुल सर, और अभी भी कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बीजेपी के और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए, कई जगहों पर बीजेपी उम्मीदवार पर हमला कर दिया गया है। इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सर्वेश जी आपका भी। अभी जो 78% टर्नआउट यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर नजर आ रहा है, अगर पिछले 2 चुनावों की हम बात करते हैं तो लगभग 80% मतदान हुआ है पिछले दोनों ही चुनाव में। इससे पहले का अगर वोटिंग परसेंटेज देखते हैं, और अभी 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 78% जो सर्वेश इस वक्त दिख रहा है, क्या इशारा करता है, ये किसके लिए फायदेमंद साबित होता है वर्णक्रम? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी को कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। 2016 उसके बाद 2021 की तरह केक वॉक ममता बनर्जी के लिए नहीं है। बीजेपी 2 से 77 पे पहुंची। आप वोटिंग प्रतिशत अगर इनका देखेंगे तो 49% टीएमसी का रहा जीतने का, बीजेपी का 39% मात्र 10% का वोट शेयर का है। और ये 10% का वोट शेयर इधर उधर कहीं भी जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ इस बार जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। वहीं आप देखेंगे कि बीजेपी का शासन जहां होता है, असम में चुनाव हो चुके हैं, पुडुचेरी में चुनाव हो चुके हैं, वहां पे एनडीए का शासन है। अगर बम्पर वोटिंग भी होती है तो वो बीजेपी के पक्ष में जाती है। और यहाँ पे देखिए बंगाल का राजनीति का ये कहा जाता है कि जैसे रसगुल्ले की जो चाशनी होती है, आपके कपड़े पे गिर जाए तो हटती नहीं है, चिपट जाती है। उसी तरह बंगाल की राजनीति में जो पार्टी आता है चिपट जाता है वहां से। लेफ्ट का देखिए 34 साल का शासन रहा, कांग्रेस का 20 साल का शासन, ममता बनर्जी 15 साल से है। तो ये वहां की राजनीति में कुछ अलग है, लेकिन हर का शासन का अंत हुआ है। लेफ्ट के 34 साल का खात्मा ममता बनर्जी ने किया,
कांग्रेस का खात्मा लेफ्ट ने किया और यहाँ पे ममता बनर्जी का खात्मा बीजेपी करेगी। और ये इस बार, पिछली बार वो चूक गए थे क्योंकि बहुत सारे जो चीज थे वो कहीं ना कहीं वो पैर तोड़ के वो एक झूठ मूठ का दिखावा जो ममता बनर्जी की थी उससे सहानुभूति वोट बटोर ली थी। लेकिन जिस तरीके से वहां पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, खास के हिंदुओं पे अत्याचार जो हो रहा है और मुस्लिम तुष्टिकरण में जो ममता बनर्जी व्यतीत है, इसका वहां के आम जनमानुस जो भले मानुस बोलते हैं वहां पे, उन पे गहरा प्रभाव पड़ा है। पहले वो नहीं चाहते थे लेकिन इस बार उनके सामने करो या मरो की स्थिति है। अगर वो वोट बीजेपी को नहीं देंगे तो फिर उनकी स्थिति नरक हो जाएगी। अभी मुर्शिदाबाद में आपने देखा था, आप ही के चैनल पे मैं पहले शिफ्ट में था, वहां पे किस तरीके से घटना हुई। बीजेपी का एक कैंडिडेट अपने बॉडीगार्ड के साथ है, फिर भी उसके साथ मारपिटाई हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीएमसी के गुंडे कितने वहां पे मतलब प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। तो सर लग रहा है कि इस बार बीजेपी सरप्राइज दे सकती है सीटों को लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर। जी हाँ, इसमें आज का जो आप देखेंगे तो ममता बनर्जी का अगर आप देखा जाए 2022 का चुनाव देखिए, 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट हैं और बंगाल में उस जगह से ममता बनर्जी पूरे के पूरे 118 सीट जीत के आती है। 100 ऐसे सीट है जो मुस्लिम बहुल सीट है और वहां पे मुस्लिम मतदाता जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पे जिस तरफ ये वोट जाता है, लेफ्ट के पास वोट था, लेफ्ट से सिमट के ममता के पास आया तो ममता की तीसरी सरकार 3 टर्म में सरकार रही है। यहाँ पे बीजेपी को मुस्लिम वोट अगर 2022 में हम देखते हैं तो 5%, 7% ऐसे मिला है। तो ये सबसे बड़ी फैक्टर है कि वो जो हिंदुओं पे जो बीजेपी अपना वो मतवा समाज हो या दूसरे पे जो अपना ये कर रही है, वो पूरा का पूरा अगर जन समर्थन इस बार ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे हूं नहीं, तो मुझे कुछ पता नहीं है, जैसे कि समाचार पत्रों से लेके और बड़े-बड़े और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि सर अगर यहाँ मुस्लिम वोटर्स की भी हम बात करते हैं तो इनकी संख्या भी 25% से ऊपर इस वक्त यहाँ पर है और इनकी भूमिका भी इस चुनाव में देखिए ना, मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान है, 33% हिंदू है। जो हुमायूं कबीर और वो ममता बनर्जी के समर्थकों में वहां पे लड़ाई चल रही थी, तो वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है अगर मुस्लिम वोट अगर वो हो। लेकिन मुसलमानों में एक वो है, एकता ये होती है कि वो ये देखते हैं, उनको मस्जिद से ये नोटिस मिलता है कि भैया जो बीजेपी को हरा रहा है उस पार्टी को आप वोट दो। तो ये जरूरी नहीं है कि हुमायूं कबीर वहां से जीतता आ रहा है, लेकिन वो टीएमसी से जीतता था, तो वो फिर से जीत ले। बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौट रहे हो। कृष्णा सर भी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। सर बहुत सारे मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा वहां पर है और सबसे बड़ी बात हिंदुत्व या फिर बंगाली अस्मिता की लड़ाई जैसे मुद्दे इस वक्त बंगाल की राजनीति में उभरकर सामने आए हैं इस बार। फिर एक मोदी फैक्टर भी है, केंद्र योजनाएं भी हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। इन सब के बीच इतनी इजी रहा इस बार टीएमसी की आपको नजर आती है क्या कृष्णा सर? देखिए, बंगाल का जो वोटिंग पैटर्न है उसका थोड़ा पास्ट का अगर एनालाइज करके आप देखिएगा तो ज्योति बसु थे, चाहे सरकार अच्छा चला या खराब चला, आप देखें कि एक लंबे समय तक 5 6 बार इलेक्शन जीते। वो ममता बनर्जी भी 3 बार लगातार जीत गई, इस बार चौथी बार फिर फाइट में है एक बार इस बार। तो बंगाल का जो पैटर्न होता है उसका दूसरे टाइप का होता है। और दूसरा चीज देखिए कि बंगाल में जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया का आपको वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग नजर आएगा और अर्बन एरिया जैसे बाहर निकलेंगे रूलिंग एरियाज में तो वहां का वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। अर्बन एरिया में खास करके आप देखेंगे कि वोटरों को डराने धमकाने की कोशिश उतना नहीं किया जाता है जितना कि जो है वहां के जो देहाती एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, वहां पे धमकाया जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो पोस्ट इलेक्शन जो हिंसा जो हुआ था पिछला बार, वो सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाके में हुआ था, सबसे ज्यादा। और बहुत लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा था, गांव छोड़ करके भागना पड़ा था, रातों रात घर फूंक दिया गया था। तो इन सब चीज का एक असर वहां पे होता है। और वोटिंग पोलराइजेशन तो है ही, इसमें कहीं से कोई डाउट तो है नहीं। तो वोट का जो कंप्लीट पोलराइजेशन चल रहा है, हर इलाके में अपना अलग अलग इश्यूज है, वहां पे वो चल रहा है
हिंदू मुसलमान का भी एक बहुत बड़ा इशू है, इलीगल माइग्रेशन का भी बहुत बड़ा इशू है। खास करके बांग्लादेश में जो सब घटना घटित हुआ पिछले कुछ दिनों में, जिस ढंग से सरकार को वहां से हटाया गया, फिर उसके बाद हुआ जो हिंदुओं के साथ हुआ, ये सारा एक मुद्दा है इलेक्शन का। लेकिन मुद्दा इलेक्शन के बावजूद भी हमको देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ कितना पोलिंग हो रहा है या बीजेपी के पक्ष में कितना हो रहा है, ये अभी प्रिडिक्ट करना हम लोग के लिए इतना आसान नहीं है। ये सब कुछ पता है, लेकिन हाँ इतना तय है कि जो लड़ाई है वो कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में, और नेक टू नेक फाइट है इस बार बंगाल के अंदर, और हमको वेट करना पड़ेगा सेकेंड फेज इलेक्शन का भी और फाइनल काउंटिंग का भी। बिल्कुल सर, वापस लौट रही हूँ आपके पास। बिलाल खान इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ बिलाल जी आपका। आप इस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है 70% से ऊपर, एक तरफ तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में 78% के आसपास अभी वोटिंग परसेंटेज है 3 बजे तक का। क्या लगता है आपको, क्या इशारा कर रही है? देखिए, बंगाल की जो राजनीति है वो बड़ी स्पष्ट राजनीति है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है बंगाल में कुछ बदलाव तो आने वाला है। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर लगातार आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले, चाहे वहाँ पर मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, भाजपा के एक-एक कार्यकर्ता वो ये नैरेटिव बना रहा है कि वहाँ पर हिंदू अनसेफ है, मुसलमानों को ज़्यादा वो होती है। तो वो उनका जो एजेंडा है वो मुझे नहीं लगता वो चल पाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छा प्रचार कर रही है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हम लोग यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं भाजपा नहीं आए। लेकिन कुछ पार्टी हैं, कुछ लोग हैं जिस तरीके से एजेंट बने, हुमायूं कबीर जैसे लोग जो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो कहीं नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी से वोट करते हैं। सवेश जी, और वो एग्री करते हैं आप इन चेंज बातों से? देखिए, ये मैं कभी भी एग्री नहीं करता। जो बाबरी मस्जिद, बाबरी कौन था? बाबरी एक छक्का था जो बाबर का रखेल था, उसके नाम पे जो बाबरी मस्जिद बनाने का काम करेगा, बीजेपी उसको समर्थन देगी या समर्थन उससे लेगी? तो ये सिरे से नकारने वाली बात है। वीडियो वायरल मैं आपने शायद नहीं देखी, दूसरे वीडियो बात वायरल से नहीं देखी क्या? समर्थित हूँ। वीडियो वायरल हुई 10 थी, आपने सेकंड, 10 देखी नहीं? सेकंड, इसमें मेरी 1000 बात करोड़ पूरी की होने लेने दो की बात बिलाल। की गई। एक मेरी बात सेकंड, पूरी एक होने सेकंड, दो। आप बहुत एक एक पीछे करके की अपनी बात राजनीति रखें। जनाब। बिलाल जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ अभी, मैं प्लीज। मैं इनके दूसरे बात सर्वेश से जी। समर्थन रखता अरे तो हूँ। मुझे हाँ, मैं आपके मौका भी पास नहीं आ दिया रही हूँ बोलने का बिलाल जी, मैडम। बहुत आपके पास आ रही हूँ समझदार मैं। इसलिए है कि मुसलमान ये देखता है कि बीजेपी को कौन पार्टी हरा रही है। वहां पे हुमायूं कबीर, मैं पहले भी बोला था ये वक्तव्य कि हुमायूं कबीर शायद ही वहां से जीत पाए, क्योंकि वहां के मुसलमान एक मुश्त होके वोट देता है कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा रही है। तो ये चाहे हुमायूं कबीर आ जाए, ओवैसी भी तो आता है, ओवैसी को भी तो ये लोग बी टीम बताते हैं बीजेपी का, क्या करता है? तो क्या कर लेता है? यूपी में भी ओवैसी आता है तो क्या होता है? समाजवादी पार्टी ले जाती है मुस्लिम वोट कि नहीं ले जाती है? आप देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव यूपी का हो, मुस्लिम वोट पूरा समाजवादी पार्टी लेके गई है। तो यहाँ पे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट हो, उसने हथियार डाल दिया है कि हम तो नहीं आएंगे सनम, हम तुमको भी ले डूबेंगे। बेचारा अधीर रंजन चौधरी, आप देखते होंगे, ममता के सामने अकेला झंडा बुलंद कर रहा था, उसको संट कर दिया गया। उसको कहा, यूसुफ पठान को ममता कहां से लेके आई? कांग्रेस और की वे ये बेचारे सिचुएशन तो चुनाव कई हार गए राज्यों में इससे लोकसभा पहले भी के। हम देख चुके हैं। बिलाल जी, आपसे मैं जरूर रिएक्शन लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आप तीनों के पास में वापस लौट रही हूँ और लगातार हमारी नजर बनी हुई है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जो ये अभी 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, ये क्या इशारा कर रहे हैं, ये तो हम सभी के सामने जल्द ही होगा।